नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों एक बार फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के हमारे इस वीडियो में दोस्तों, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सेगमेंट से आने वाले ऐसे एमसीक्यूज़ की दोस्तों अक्सर जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे दोस्तों आप बात करें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग, दोस्तों सभी तरह के एंट्रेंस एग्जाम में, स्पेशली नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए हो सकते हैं मार्क्स को स्कोर करने में, क्योंकि इंग्लिश सेगमेंट से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और कई बच्चों का ऐसा रिक्वेस्ट भी आया था दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें कि इंग्लिश के सेगमेंट को और आगे बढ़ाइए, कुछ और प्रिपरेशन कराइए इंग्लिश की दोस्तों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के सेगमेंट से पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन की दोस्तों, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे वो दोस्त जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम और नर्सिंग एग्जाम से जुड़ी दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के ऊपर। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, यानी कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इंग्लिश सेगमेंट से जुड़े कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इसमें दोस्तों एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा दोस्तों फिल इन द ब्लैंक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली समझना होगा क्वेश्चन को पहले, उसके बाद फिर आपको आंसर करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हेल्पफुल हो सकते हैं आगे आपको स्कोर करने में। अक्सर जो हैं बच्चे वो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनका जो फोकस होता है वो नर्सिंग के ऊपर ज़्यादा होता है। नर्सिंग सेगमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उनके खुद के जो प्राइमरी सब्जेक्ट होते हैं उसके क्वेश्चन पर दोस्तों ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और वो जो की मार्क्स होते हैं 4 to 5 मार्क्स जो इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं वो छोड़ देते हैं उनको स्कोर करने में। ऐसे में अगर इंग्लिश को आप थोड़ा भी समझ लेते हैं तो ईजिली आप स्कोर कर पाएंगे उन 4-5 मार्क्स को। तो दोस्तों पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो किस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है, पहले उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया है ईच सेंटेंस हैज़ 1 or 2 ब्लैंक, ठीक है, हर सेंटेंस में 1 या 2 ब्लैंक रहने वाला है। चूज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। आपको ऐसे वर्ड या सेंटेंस को चुनना है जो सेंटेंस को पूरा करता हो और उसका मीनिंग भी बन रहा हो, ऐसा ना हो उसका मीनिंग ना बने। क्लियर? सो पहला सेंटेंस है दोस्तों, ही वेंट टू द लाइब्रेरी डैश टू फाइंड दैट इट वॉज क्लोज्ड। अब ऑप्शंस क्या है दोस्तों? सेल्डम, नेवर, ओनली, सोनली। अगर दोस्तों आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो सेंटेंस कह रहा है ही वेंट टू द लाइब्रेरी ओनली टू फाइंड दैट इट वॉज क्लोज्ड। वो लाइब्रेरी में सिर्फ ये देखने गया था कि लाइब्रेरी क्लोज्ड है, या इसका आप मीनिंग ये भी ले सकते हैं दोस्तों वो लाइब्रेरी में गया लेकिन लाइब्रेरी क्लोज्ड थी, तो वहाँ पर उसे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, द टाइज दैट बाइंड अस टुगेदर इन कॉमन एक्टिविटी आर सो डैश दैट दे कैन डिसअपेयर एट एनी मोमेंट। तो दोस्तों हमारे बीच का जो टाई है, यानी कि एक ऐसी डोर है जो हमें बांधती है साथ में, या कुछ ऐसी कॉमन एक्टिविटी हैं जो हमें बांधती हैं, वो कैसी हैं? ऑप्शन है दोस्तों टेंटेटिव, टेन्युअस, कंसिस्टेंट या फिर रिस्ट्रिक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेन्युअस। टेन्युअस क्या होता है दोस्तों? टेन्युअस का मतलब होता है दोस्तों वीक, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा थिन, ठीक है। तो इसका अगर हम मीनिंग समझने की कोशिश करें या सेंस इसका क्या बनता है, तो दोस्तों इसका मीनिंग होगा कि जो हमारे बीच में जो डोर है या एक जो रिलेशन है दोस्तों जो हमें बांधता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और इतना कमज़ोर है कि वो किसी भी टाइम पे ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, टेन्युअस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, हर रिएक्शन टू हिज प्रपोजल वॉज डैश, शी रिजेक्टेड इट डैश, ठीक है। क्या पूछा गया? उसका जो रिएक्शन था प्रपोजल को वो कैसा था कि उसने तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। आगे भी एक डैश आपको यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन है दोस्तों इनएविटेबल, वेहेमेंटली, सटल, वायोलेंटली, क्लेवर, एब्रप्टली या फिर सिंपैथेटिक एंड एंग्रीली। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इनएविटेबल एंड वेहेमेंटली। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अब कुछ शायद हमारे ज़्यादातर जो दोस्त हैं मे भी उनको इन वर्ड्स के मीनिंग ना पता हो, तो पहले चलते हैं दोस्तों मीनिंग की तरफ। इनके मीनिंग क्या है उसके बाद दोस्तों फिर सेंटेंस का हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर जो इनएविटेबल है, इनएविटेबल से हमारा यहाँ पर सेंस है कि यूजुअल तौर पर, यानी एक आम तौर पर या जनरली जो एक एक्सप्रेशन होता है या जनरली एक एक्शन जो आप लेते हैं दोस्तों, तो क्या बोला गया है, हर रिएक्शन टू हिज प्रपोजल वाज इनएविटेबल, यानी कि ऑब्वियस था कि ऐसा ही होने वाला है। शी रिजेक्टेड इट वेहेमेंटली, यानी कि दोस्तों गुस्से से उस लड़की ने, या आप कहें कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से या चीख कर उसने वहाँ पर तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया उस लड़के के प्रपोजल को। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इनएविटेबल एंड वेहेमेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हिज डैश डायरेक्शन मिसलेड अस, वी डिड नॉट नो विच ऑफ द टू रोड्स टू टेक। ठीक है, उसका डैश जो था डायरेक्शन, उसने क्या करा, हमें मिसलाइड कर दिया, हमें गुमराह कर दिया और हमें समझ में नहीं आया कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, जो दो रोड हमारे सामने थे। ऑप्शन है दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड, एम्बिग्यूअस, नैरो या फिर फैंटास्टिक। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस क्या होता है दोस्तों, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है दोस्तों अनक्लियर। यहाँ पर जहाँ पर दोस्तों आप क्लियर नहीं होते हो अपनी स्टेटमेंट में, या बातों को घुमा फिरा कर बात करते हैं, या किसी करेक्ट स्टेटमेंट को आप नहीं देते हैं, आप ज़रा थोड़ी सी देर में आप पलट देते हैं अपनी बात को, तो वो होता है दोस्तों एम्बिग्यूअस। तो क्या बोला गया दोस्तों सेंटेंस में, हिज एम्बिग्यूअस डायरेक्शन मिसलेड अस, यानी उसके जो घुमा फिरा के जो उसके डायरेक्शन थे कि इधर चलो फिर उधर चलो फिर इधर चलो, उससे क्या हुआ, वो जो लोग थे वो भटक गए और बाद में दोस्तों ने समझ में नहीं आया कि किस तरफ हमें जाना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर वन सो डैश टू बिलीव दैट ऑल मैन आर इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस एंड रिलीजन। ऑप्शन है दोस्तों इमोशनल, डेमोक्रेटिक, इंटॉलरेंट या फिर लिबरल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटॉलरेंट। दोस्तों एक इंसान के लिए मुश्किल होता है इंटॉलरेट करना, या आप बोल सकते हैं इसको बर्दाश्त करना, या इस तरह से बिलीव करना कि जो सभी लोग होते हैं दोस्तों वो एक जैसे होते हैं, चाहे आप बात करें कास्ट के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, या उनके रिलीजन के बेसिस पर। सो यहाँ पर जो करेक्ट फिल होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, इंटॉलरेंट। तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर वन सो इंटॉलरेंट टू बिलीव दैट ऑल मैन आर इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस एंड रिलीजन। अगले क्वेश्चन जो है दोस्तों वहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस 4 वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन बोल्ड। ठीक है, ओनली वन बोल्ड पार्ट इन ईच सेंटेंस इज नॉट एक्सेप्टेड इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। आइडेंटिफाई दैट पार्ट एंड मार्क्स इट लेटर ए, बी, सी और डी इन योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं जिसमें से एक बोल्ड सेंटेंस जो है वो सही होने वाला है, बाकी सेंटेंस गलत हैं। जो सही सेंटेंस है दोस्तों उसको आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है, गेज फॉर अ थिंग, ऑप्शन ए है दोस्तों ये, दैट आर नॉट अवेलेबल ईजिली इन द कंट्री इज यूनिवर्सल फिनोमिनन। अब ये पूरा सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ पर जो गलत पार्ट है, जहाँ पर जो आपको लग रहा है कि ये जो हिस्सा है इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं, गेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट अवेलेबल ईजिली इन द कंट्री इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। अब यहाँ पर दोस्तों जो गलत फॉर्मेशन है या जो गलत पार्ट है सेंटेंस का वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या बोला गया दोस्तों, गेज फॉर अ थिंग, ये हो गया ऑप्शन ए, दैट आर नॉट। दैट आर नॉट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट होना चाहिए वो होगा विच इज नॉट अवेलेबल, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं दैट इज नॉट अवेलेबल। आर क्यों नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक चीज़ की, गेज फॉर आ थिंग। आ थिंग यानी कि एक चीज़ की बात हो रही है, उसके साथ में आप आर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वेरी कॉमन सा एक टर्म है यहाँ पर। तो गेज फॉर अ थिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली इन द कंट्री इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है दैट आर नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, इट इज फूलिश टू बी एक्सपेक्टिंग वन पर्सन टू बी लाइक अनदर पर्सन, फॉर ईच इंडिविजुअल इज बॉर्न विद हिज कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट। अब यहाँ पर आपको जो है गलत सेंटेंस को पिक करना है। तो सेंटेंस में बोला गया दोस्तों, इट इज फूलिश टू बी एक्सपेक्टिंग वन पर्सन टू बी लाइक अनदर, फॉर ईच इंडिविजुअल इज बॉर्न विद हिज कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर दोस्तों जो गलत
स्टेटमेंट होगा या सेंटेंस का पार्ट होगा दोस्तों वो होगा फर्स्ट पार्ट, इट इज़ फूलिश टू बी एक्सपेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पर ये हो सकता है इट इज़ फूलिश टू एक्सपेक्ट। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी बोल सकते हैं इट इज़ फूलिश टू एक्सपेक्ट अ पर्सन, यहाँ पर 1 पर्सन दे रखा है। सो ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो है गलत ऑप्शन यहाँ पर, तो ये होना चाहिए इट इज़ फूलिश टू एक्सपेक्ट 1 पर्सन टू बी लाइक अनदर पर्सन और फॉर ईच इंडिविजुअल इज बॉर्न विद हिज कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द टेंडेंसी टू बिलीव दैट मैन इज इनहेरेंटली डिसऑनेस्ट इज समथिंग दैट विल बी डिक्राइड। अब यहाँ पर आपको एक गलत स्टेटमेंट को चुनना है दोस्तों। द टेंडेंसी टू बिलीव, यहाँ तक सही है, दैट मैन इज इनहेरेंटली डिसऑनेस्ट इज समथिंग। ठीक है, मैन जो है वो डिसऑनेस्ट होते ही होते हैं क्योंकि वो उन्हें मिला होता है उनके पूर्वजों से या उनके जो पिछले लोग रहे होते हैं एंसेस्टर से मिला होता है, दैट विल बी डिक्राइड। अब यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन सी तक दोस्तों ये करेक्ट है, दैट विल बी डिक्राइड जो है स्टेटमेंट वो दोस्तों यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आई हैव नॉट कम अक्रॉस वेरी few people who think of thing beyond their daily work। अब यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस को साथ में लेकर चलते हैं ऑप्शन ए टू ऑप्शन डी, उसके बाद दोस्तों देखते हैं कौन सा गलत यहाँ पर पार्ट है सेंटेंस का। तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस वेरी फ्यू पीपल। अब वेरी फ्यू, अब देखिए वेरी फ्यू का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बनता है। आई हैव नॉट कम अक्रॉस वेरी पीपल, वेरी का सेंस यहाँ पर हो सकता है ऐसे लोगों के साथ में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा के सेंस में यूज़ नहीं किया गया है वेरी का, यहाँ पर यूज़ किया गया है वेरी का सेंस ऐसे लोगों के तौर पर। तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस वेरी पीपल हु थिंक ऑफ थिंग बियॉन्ड द डेली वर्क। तो फ्यू और वेरी दोस्तों यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, इसलिए बी जो है दोस्तों यहाँ पर वो गलत स्टेटमेंट माना जाएगा। तो आगे जैसा कि आप समझ ही गए हैं वेरी और फ्यू का दोस्तों कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, सो फ्यू जो है दोस्तों वो गलत ऑप्शन रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ही मैनेज टू बोर्ड द रनिंग ट्रेन बट ऑल हिज लगेज वॉज लेफ्ट ऑन द स्टेशन। अब देखिए अगर आप ऑप्शन सी को पढ़ें शुरू से दोस्तों मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ही मैनेज टू बोर्ड द रनिंग ट्रेन, यानी जैसे तैसे करके उन्होंने ट्रेन पे वो चढ़ गए, ट्रेन शुरू हो गई थी वो चढ़ गया, लेकिन जो भी उसका लगेज था दोस्तों वो पीछे रह गया। अब यहाँ पर क्या गलत है दोस्तों, लगेज में दोस्तों लगेजेस बोला गया है, जबकि लगेज अपने आप में बहुत सारे सामान को शो करता है, वहाँ पर आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लगेज का मतलब ही होता है सामान, अब चाहे वो एक चीज़ हो चाहे वो 10 चीज़ें हो, वहाँ पर आपको एस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों हमारे जो पैटर्न है या टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द कैपिटलाइज्ड वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब आपको ऐसे वर्ड्स को चुनना है दोस्तों जो एक जैसे हों या एक तरह से काम करते हों और एक दूसरे से संबंधित हों। ऑप्शन में दिया है दोस्तों स्केल्स, जस्टिस, वेट्स, मेजर्स, लॉज, कोर्ट, टॉर्च, लिबर्टी, लॉन्च एंड पीस। हमें कैसे वर्ड देखने दोस्तों जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों। जैसे वेट की बात की तो मेजर की बात की, दोनों क्या हैं दोस्तों, दोनों अपने आप में एक मेजर करने के तरीके हैं, यूनिट हैं मेजरमेंट के। लॉ और कोर्ट, यानी कि लॉ को दोस्तों आप एसोसिएट करते हैं कोर्ट से, ठीक है। टॉर्च और लिबर्टी, अब ये चीज़ें शायद आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, टॉर्च और लिबर्टी। टॉर्च क्या होता है, टॉर्च को आप 2-3 मीनिंग समझ सकते हैं। टॉर्च का मीनिंग लाइट भी होता है, टॉर्च का मीनिंग चमकाना भी होता है, लिबर्टी का मतलब आज़ादी से होता है। लॉन्च और पीस, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, टॉर्च और लिबर्टी, क्योंकि आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। टॉर्च का मतलब जलाना भी होता है, मैं आपको बता दूं। टॉर्च द लाइट के आपने सुन रखा होगा, टॉर्च द लाइट, तो जलाने के सेंस में भी टॉर्च का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, टॉर्च, लिबर्टी, ये आपस में कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, सेम क्वेश्चन रहने वाला है, वर्ड चेंज हो गया है। हॉवल, वॉक,
गैलोप, रन, स्टेम, स्पीक, स्टम्बल, फॉल या फिर स्निफ, स्मेल। अब यहाँ पर गैलोप और रन जो है दोस्तों वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को काउंटर पार्ट हैं, या आप बोलें एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं। तो गैलोप क्या होता है दोस्तों? गैलोप होता है बहुत तेज़ी से भागना। हॉर्स के लिए दोस्तों अक्सर इसको यूज़ किया जाता है, बहुत तेज़ हार्ट बीट के लिए भी गैलोप का यूज़ किया जाता है। रन का मतलब भी वही होता है, बहुत तेज़ी से मूव करना। स्टैमर फंबल करना होता है, स्पीक बोलना होता है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्टम्बल का मतलब गिरना भी होता है और फॉल का मतलब भी गिरना होता है। स्टम्बल एक लड़खड़ाने के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। स्निफ और स्मेल दोनों एक ही तरीके के हैं। स्निफ क्या होता है? जब आपका जुकाम आपको हो जाता है, कफ हो जाता है, जब आप ऊपर को सांस लेते हैं तो स्निफ जो आवाज़ आती है, स्निफ उसको बोला जाता है। और स्मेल भी दोस्तों आप वैसे ही लेते हैं। अब यहाँ पर जो गलत आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। स्टैमर और स्पीक जो है दोस्तों वो गलत आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि स्पीक जो है वो एक क्या है, बोलना है, और स्टैमर क्या है दोस्तों, बोलते बोलते आप उसमें बीच में लड़खड़ा गए या किसी वर्ड को आपने गलत बोल दिया, या फिर बोलते बोलते मिस प्रोनाउंस कर दिया आपने। तो ये जो वर्ड है ये थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट हैं कंपेयर टू अदर वर्ड्स, ठीक है। तो स्पीक की जगह टेल हो सकता था, स्पीक की जगह आप कोई और वर्ड यूज़ कर सकते थे, जैसे कि जहाँ पर बोलने का एक सेंस हो रहा हो, सिंग का यूज़ हम कर सकते थे वहाँ पर, ठीक है। स्टैमर जो है वो बोलने का पार्ट ज़रूर है लेकिन वो बोलना नहीं है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे गैलोप क्या है, वो भी एक दौड़ने का तरीका है लेकिन वहाँ पर बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, हॉर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। स्टम्बल का मतलब लड़खड़ाना होता है, फॉल का मतलब गिर जाना होता है। स्निफ नाक से ही होती हैं दोनों प्रोसेस, ठीक है। तरीका एक ही होता है, बस अलग अलग प्रोसेस में किया जाता है। तो स्टैमर जो है दोस्तों वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, लेकिन ऑप्शन बी जो है दोस्तों उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों फ्रेड और फैब्रिक। अब इसके लिए दोस्तों हमें मोस्ट कॉमन वर्ड्स को ढूंढना है। तो ऑप्शन है दोस्तों वाटर्ड, लॉन, रेनोवेटेड बिल्डिंग, थॉड आइस और वॉर्न नर्व्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, वॉर्न और नर्व्स। वॉर्न जो है वो थर्ड फॉर्म है वेयर का। वेयर का आप दो तरीके से देख सकते हैं, पहनने के तौर पर ले सकते हैं, सिलने के तौर पर ले सकते हैं। और नर्व्स जो हैं वो आप जानते ही हैं, नर्व्स जो हैं वो नर्व्स के तौर पर वहाँ पर रखा गया है। तो इन दोनों का आपस में कोई भी यहाँ कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों यॉक एग, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हमें दे दिया गया है हाईलाइटेड वर्ड के तौर पर। नीचे पूछा गया दोस्तों रिंड, मेलन, न्यूक्लियर सेल, स्टॉक कॉर्न, वेब, स्पाइडर। यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियस और सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बैम्बू और शूट। ये हाईलाइटेड वर्ड दोस्तों हमें दे दिए गए हैं। आगे ऑप्शन दिए दोस्तों बीन और स्प्राउट, पेपर और कॉर्न, ओक और ट्री और हॉली और स्प्रिग। यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बीन और स्प्राउट। आगे के क्वेश्चन में दोस्तों अब अलग तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं। हेडिंग एक बार पढ़ लेते हैं हम, हेडिंग में क्या पूछा गया है। हेडिंग में बोला गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटलाइज्ड वर्ड्स 4 वर्ड्स और फ्रेजेज आर गिवन ऑफ विच ओनली वन इज सिनोनिमस विद द गिवन वर्ड, सेलेक्ट द सिनोनिम। अब यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, एक वर्ड आपको दे दिया गया है कैपिटल वर्ड, इसके अलावा दोस्तों आपको 4 वर्ड दिए गए हैं या 4 फ्रेजेस दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से दोस्तों एक फ्रेज या एक जो वर्ड है दोस्तों वो उस वर्ड का सिनोनिम है, यानी उस वर्ड का पर्यायवाची है। एग्जाम्पल के लिए 16 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, वहाँ पर पूछा गया है डिफर। अब डिफर का दोस्तों मोस्ट लाइकली सिनोनिम क्या है, यानी कि उससे मिलता जुलता वर्ड क्या है, या उसके रिप्लेसमेंट में आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों रिस्पेक्ट, डिसलाइक, पोस्टपोन या फिर डिसरिस्पेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पोस्टपोन। पोस्टपोन क्या होगा दोस्तों, पहले उसके लिए आपको जानना होगा डिफर का मतलब क्या होता है। डिफर का मतलब होता है दोस्तों अलग होना, या अलग ओपिनियन रखना, या क्वांटिटी में अलग होना, या जो भी चीज़ सामने है उससे डिफरेंट होना। पोस्टपोन का मतलब होता है दोस्तों कैंसिल कर देना या उसको काट देना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को जो है वो मोस्ट प्रॉबेबली
यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि देखिए रिस्पेक्ट नहीं होगा डिफरेंट का मीनिंग या डिफ़र का मीनिंग, डिसलाइक भी नहीं होगा, यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होगा। पोस्टपोन को दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आंसर के तौर पर, तो ऑप्शन सी जो दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों एक वर्ड हमें दे दिया गया है ड्यूबियस। पहले देखते हैं ड्यूबियस क्या होता है। ड्यूबियस का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी चीज़ जिस पर आपको विश्वास ना हो, आपको डाउट हो, आपको शक हो रहा हो, आपके दिमाग में कई सारे ख्याल हो रहे हों, लेकिन आप उस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर आप डाउटफुल हो। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं दोस्तों, क्लियर, अनडाउटेडली, हेजिटेंट या फिर डाउटफुल। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डाउटफुल, जैसा कि हमने इसकी मीनिंग से समझा। अगर दोस्तों आप वर्ड का मीनिंग जानते हैं जो वर्ड पूछा गया है ऐसे केसेस में, तो आप इजीली उसका आंसर भी कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोर्स का मतलब होता है जब आवाज़ आपकी भारी हो जाती है, बहुत ही हैवी वॉइस से आप बोलते हो, या गला जो है आपका दोस्तों उस तरीके से कुछ गले में दिक्कतें हो जाती हैं, आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। तो अब ऑप्शन क्या दिए हैं दोस्तों इससे मिलते जुलते, इम्पोलाइट, रफ, पॉलिश्ड या फिर इम्प्रॉपर। तो आवाज़ आपकी कैसी हो जाती है, आवाज़ आपकी हो जाती है रफ़ हो जाती है, जब आपके गले में दिक्कत होती है या तो बिल्कुल बैठ जाती है या फिर रफ़ हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वर्ड दे दिया गया है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है दोस्तों, अब आपने सुना होगा अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स से ही मिलता जुलता वर्ड है दोस्तों, या कहें उसी से निकल कर बना है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा दोस्तों क्लोजनेस, यानी कि आप किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा पास हैं, उस चीज़ के बहुत ज़्यादा नियर में हैं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या दे रखा है, नियरनेस, अलूफनेस, कंप्लीटली या फिर नियरली। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नियरनेस। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पास में होना, तो नियरनेस दोस्तों वहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरीके का है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया एब्सटेन, एक वर्ड हमें दे दिया है एब्सटेन। अब इससे मिलता जुलता वर्ड क्या होगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एब्सटेन क्या होता है। तो दोस्तों एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी काम को करने से रोकना, या किसी काम में दोस्तों रुकावट पैदा करना, वो होता है एब्सटेन। ऑप्शन है दोस्तों स्टे, टेम्प्ट, रिफ्रेन या फिर पार्डन। ऑप्शन सी दोस्तों सही आंसर होगा, रिफ्रेन का मतलब भी होता है किसी को रोकना। अब आगे के दोस्तों जो क्वेश्चन है उसमें तरीका बदल गया है। इसमें क्या पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, लेकिन एक ऐसे वर्ड को चुनना है जो वहाँ पर फिट बैठता हो, या उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर आपको चुनना है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है आई मेट हिम ओनली अ वीक डैश बैक, पास्ट, अगो या प्रीवियस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई मेट हिम ओनली अ वीक अगो, यानी कि एक हफ्ते पहले ही मैं उससे मिला या मिली, हुएवर इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लवली आस्क्ड मी, ठीक है, लवली ने मुझसे पूछा वाई आर यू एंग्री, वाई आई एम एंग्री, वाई आई वॉज एंग्री या वाई वॉज आई एंग्री। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वाई आई वॉज एंग्री। उसने मुझसे पूछा कि तुम गुस्सा क्यों थे। ठीक है, अब पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट में तो नहीं बोल सकते ना कि उसने मुझसे पूछा कि तुम गुस्सा क्यों हो। तो करेक्ट क्या होगा, उसने मुझसे पूछा कि तुम गुस्सा क्यों थे, वाई आई वॉज एंग्री। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स ही डैश टू ऑफिस ऑन टाइम। ठीक है, क्या ऑप्शन है, नेवर कम, नेवर कम्स, इज नेवर कमिंग या फिर हैव नेवर कम। सो इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स ही नेवर कम्स टू द ऑफिस, यानी कि डेली बेसिस पर वार्निंग मिलती है लेकिन उसके बावजूद दोस्तों वो टाइम पर ऑफिस नहीं आता है। ही नेवर कम्स टू ऑफिस ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ही टोल्ड हिज वाइफ दैट डैश फ्रॉम जर्मनी। क्या बोला उसने वाइफ से, ही विल लाइक टू विजिट फ्रांस, ही वॉज लाइकिंग टू विजिट फ्रांस, ही वुड लाइक टू विजिट फ्रांस या ही इज लाइकिंग टू विजिट फ्रांस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ही वुड लाइक टू विजिट फ्रांस। तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही वुड लाइक टू विजिट फ्रांस फ्रॉम जर्मनी, यानी कि वो जर्मनी से फ्रांस विजिट करना चाहेगा, ऐसा उसने अपनी वाइफ को बताया। अब जब भी पास्ट से आप फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सम पीपल कैन डैश इवन विद मर्डर, सम पीपल गेट ऑन
गेट आउट, गेट ऑफ या फिर गेट अवे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। गेट अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से बच जाना, गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ जाना, गेट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकल जाना, और गेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर से हट जाना। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गेट अवे। गेट अवे मतलब होता है किसी काम को करके बच के निकल जाना, सो गेट अवे। सो सम पीपल कैन गेट अवे इवन विद मर्डर, यानी मर्डर करके भी कई लोग निकल जाते हैं या बच जाते हैं। अगले टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट एंटोनिम फ्रॉम द चॉइसेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटलाइज्ड वर्ड। यानी कि दोस्तों आपको एक करेक्ट एंटोनिम को चुनना है, यानी कि उल्टे वर्ड को आपको चुनना है जो कि कैपिटलाइज वर्ड दिया गया है। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इसमें क्या पूछा जाना है। इंडिफरेंट का मतलब होता है दोस्तों जिसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, या जिसको ज़्यादा वो इतना सीरियस नहीं होता है चीज़ों को लेके, इतना ज़्यादा केयरिंग नहीं होता है या इंटरेस्टेड नहीं होता है। सिंपल से वर्ड में हम इसको ऐसा देख सकते हैं। तो वर्ड क्या है दोस्तों, क्यूरियस, वेरिड, अलाइक या फिर यूनिफॉर्म। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों एक हमें वर्ड दे दिया गया है डिस्क्रीट। अब सबसे पहले हमें समझना होगा डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, उसके बाद ही दोस्तों आप बाकी का ऑप्शन चुन पाएंगे अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता है तो दोस्तों डिस्क्रीट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी बातों को सीक्रेट रखता है या आपकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करके चलता है, यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं करता है। तो इसका ऑपोजिट वर्ड हमें चुनना है, तो वाइज नहीं होगा, डिप्लोमेटिक, प्रूडेंट, केयरलेस। तो केयरलेस दोस्तों जो है वो सही आंसर होगा। केयरलेस बंदा क्या करता है, वो कुछ भी किसी को भी बता सकता है कहीं पर भी, ऐसे व्यक्ति को आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर द वर्ड डिस्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों एक वर्ड दे दिया गया है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें दोस्तों जो कि खो चुकी हैं या ख़त्म हो चुकी हैं या पहले के ज़माने में हुआ करती थी। ऑप्शन में पूछा गया है दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं फ्री, एंशिएंट, करंट या फिर कल्चर। तो इसका ऑपोजिट होगा दोस्तों ऑप्शन सी, करंट। ऑब्सोलीट मतलब जो पहले यूज़ हुआ करता था, और करंट मतलब जो आज के समय में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड में पूछा गया है रैशनल। अब रैशनल क्या होता है, रैशनल यानी कि दोस्तों वो चीज़ जो लॉजिकल हो, जो आप लॉजिक लगा के समझ पा रहे हो। एक ऐसा नहीं आपने सुना और विश्वास कर लिया, आपने उस चीज़ को सुना, अपना लॉजिक लगाया, उसमें चीज़ें आपने देखी, तो उसको हम बोलेंगे रैशनल। अब इसका ऑपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है, तो साउंड, इनसेन, जुडिशियस या फिर सेंसिबल। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो सही आंसर होगा, इनसेन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनसेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनसेन का मतलब होता है एक फ्रीक इंसान। ठीक है, एक पागल इंसान कुछ भी कर देता है कहीं पर भी, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है इनसेन। तो बी जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड में पूछा गया दोस्तों स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का आपको एक ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर पिक करना है। स्केप्टिकल क्या होता है दोस्तों, स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल होना, या आपको डाउट होना किसी बात पर, या विश्वास ना आना, उस तरीके से आपको एक्सप्रेशन देना कि आपको जो है बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ, तो वो होता है दोस्तों स्केप्टिकल। अब इसका ऑपोजिट आपको ढूंढना है, तो क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन हमें दे रखे हैं डाउटफुल, कन्विंस्ड, क्वेश्चनिंग या फिर क्लिनिक। तो कन्विंस्ड जो है ऑब्वियसली दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कन्विंस्ड। आगे दोस्तों बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच से आने वाले कुछ क्वेश्चन के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच आप सभी ने पढ़ रखा होगा और अच्छे से किया भी होगा। तो इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है, जो एक सेंटेंस दिया गया है दोस्तों वो है इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बनाना है। तो द प्रिंस सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दैट इवनिंग। द प्रिंस सेड दैट इट गिव्स हिम ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दैट इवनिंग। The prince said that it gives him great pleasure to be there that evening, या फिर the prince said that it gave him great pleasure to be there that evening. So correct option होगा दोस्तों ऑप्शन सी, the prince said that it gives him great pleasure to be there that evening. अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले हेडिंग पढ़ते हैं दोस्तों। हेडिंग में क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सब हैव नन।
फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर। तो आपको दोस्तों एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको ये देखना है कि कौन से सेंटेंस में जो है दोस्तों वहाँ पर एरर है, और अगर वहाँ पर कोई एरर नहीं है दोस्तों तो आप उसको नो एरर मार्क कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का टाइप है दोस्तों, ये आपको देखने को मिल सकता है अपने एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर दोस्तों 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनफैक्ट 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अ होम कंप्यूटर इज़ वन ऑफ, बी में दे रखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, सी में दे रखा है ऑफ आवर जनरेशन, और डी में दे रखा है नो एरर। तो इसमें आपको देखना है कि क्या कोई सेंटेंस है या कोई जो पार्ट है सेंटेंस का वो गलत है। अगर गलत नहीं है तो आपको नो एरर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम बोलें दोस्तों तो ऑप्शन ए जो है उसमें एरर हमें देखने को मिल रहा है। एरर क्या मिल रहा है? अ होम कंप्यूटर। अ होम कंप्यूटर जैसा दोस्तों कोई टर्म नहीं होता है। अ कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ आवर जनरेशन। तो होम जो है दोस्तों वो वर्ड के चलते हैं यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है या स्टेटमेंट है दोस्तों वो गलत माना जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो सही आंसर आपका होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर टू द गिवन वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक ऐसे वर्ड को आपको बताना है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्ड है उससे मिलता जुलता हो या उसी के जैसा मीनिंग रखता हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है बहुत ही बेहतरीन या ऐसा दोस्तों जो अब सबसे अलग हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, ख़ास हो, स्पेशल हो। तो उससे सिमिलर वर्ड आपको बताना है। ऑप्शन है ऑनेस्ट, वेल्दी, माइजर या रिमार्केबल। सो ऑप्शन डी जो इज़ द है। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा। रिमार्केबल जो है दोस्तों वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सिमिलर वर्ड है या सिनोनिम के तौर पे आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। करेक्ट कंजंक्शन को दोस्तों फिल करना है आपको। फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों? शी स्टैंड्स अ गुड चांस डैश ओनली 2 पीपल आर कॉन्टेस्टिंग द सीट एंड अदर कैंडिडेट इज वेरी अनपॉपुलर। सो शी स्टैंड्स अ गुड चांस सिंस only 2 people are contesting the seat and the other candidate is very unpopular। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट कंजंक्शन आएगा वो आएगा सिंस। सिंस का यूज़ यहाँ पर किया गया है क्योंकि के सेंस में। तो she stands a very good chance या she stands a good chance since only 2 people are contesting। फिल इन विथ करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब कंपैरिजन की करेक्ट डिग्री आपको फिल करनी है जो ब्लैंक आपको दिए गए हैं। तो ऑप्शन दोस्तों प्लेटिनम इज डैश देन एनी मेटल। तो ऑप्शन है प्रीशियस, मोर प्रीशियस, मोस्ट प्रीशियस या मैनी प्रीशियस। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्लेटिनम इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। तो प्लेटिनम जो है दोस्तों वो किसी भी मेटल से ज़्यादा महंगा है या ज़्यादा कीमती है। तो मोर प्रीशियस यहाँ पर आएगा दोस्तों, वो जो है करेक्ट डिग्री होगा। क्वेश्चन में दोस्तों वॉइस चेंज का अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। अब इसको आपको चेंज करना है वॉइस को। तो करेक्ट होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा कैन आई एवर फॉरगेट दिस हैप्पी मोमेंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की इंग्लिश के सेक्शन से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन की, कुछ MCQs की दोस्तों, जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगा ऐसी और भी वीडियोस को आप तक पहुंचाने में और ज़्यादा लोगों तक दोस्तों, जिससे कि हम वीडियो को लेकर पहुंच पाएँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें जब भी आप वीडियो को देखते हैं। भले ही 10 सेकंड के लिए देखिए लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथ ही दोस्तों हमारे वो दोस्त जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, और जुड़िए हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ, जिससे कि आप इजीली कम टाइम में प्रिपेयर कर पाएँ अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। वीडियो में दोस्तों आप सभी हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।